फिलीपींस के बाद अभी सऊदी अरब और यूएई की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत करना शुरू किया जा रहा है। पांगोंग लेक में चाइना के सोल्जर्स भारत के पेट्रोल बोट को नष्ट करने के बाद अभी भारत किस तरीके से चाइना को काउंटर करने की प्लानिंग कर रहा है। लगातार चाइनीज रिसर्च वेसल का इंडियन ओशन रीजन में आना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बनता जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी पहली बार अपनी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डिस्प्ले किया गया है और इसका आगे चल के किस तरीके से भारत इस्तेमाल करने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और गल्फ नेशन को लेके है। आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे अभी अगले हफ्ते ही गल्फ नेशन की गश्त पर जाने वाले हैं। इसी दौरान वो यूएई और सऊदी अरब के गश्त पर जा रहे हैं। उनकी इस विजिट के दौरान वो अपने सऊदी और यूएई काउंटरपार्ट के साथ मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही गल्फ नेशन की और भी हायर ऑफिसर के साथ बातचीत करने वाले हैं। ये पहली बार है जब भारत की आर्मी चीफ गल्फ नेशन के विजिट पर जा रहे हैं। इसी बीच एक और खबर भी सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज की तरफ से अभी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है और अभी कतार, सऊदी अरब के साथ साथ यूएई की तरफ से भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की बातचीत किया जा रहा है। अब भारत की तरफ से भी अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए जोर दिया जा रहा है और हाल ही में ही फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत किया जा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन फिलीपींस की तरफ से फंड की इशू होने की वजह से वो इस डील को साइन करने में अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। अब तक ऐसा लग रहा था कि शायद फिलीपींस यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब फिलीपींस के बदले कोई अरब नेशन ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है, क्योंकि इनके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और अगर ये सच में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो वो जल्दी इस डील को लेके फाइनल कर सकते हैं। वैसे अभी तक इसके बारे में सिर्फ इनिशियल डिस्कशन किया जा रहा था और उम्मीद है कि आर्मी चीफ के इस विजिट के दौरान इस पर ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। एक या दो दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी एक नई बोट को पांगोंग लेक में लाया गया था। अब जैसे कि पांगोंग लेक के दोनों तरफ भारत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर फेसअप चल रहा है, ठीक वैसे ही पांगोंग लेक के अंदर भी भारत और चाइना दोनों तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है। अब इसमें दोनों ही तरफ से बोट्स को डिप्लॉय करके रखा गया, लेकिन पिछले हफ्ते ही चाइना की तरफ से इसमें अभी अपनी टाइप 928D क्लास के असॉल्ट बोट को डिप्लॉय करने के बाद भारत की तरफ से भी चाइना को मैच करने लायक डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और भारत की तरफ से अभी एडिशनल बोट्स को यहाँ पर डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है और अभी इसमें इंडियन आर्मी को नेवी की तरफ से मदद किया जा रहा है और अभी एडिशनल 24 एंटी रैमिंग बोट्स को पांगोंग लेक के लिए भेजा गया है। इन बोट्स में आमतौर पर एक बार में 25 से 30 सोल्जर को कैरी किया जा सकता है, जबकि चाइना की बोट्स की बात करें तो उनमें बस 10 से 15 सोल्जर ही एक बार में सफर कर सकते हैं। साथ ही ये सभी हाई स्पीड बोट्स हैं, जिस वजह से अगर कहीं पर भी चाइना की तरफ से पानी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है तो हम तुरंत ही उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्वालिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारे बोट चाइनीज बोट्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इनको पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है। आमतौर पर अभी जैसे लैंड में चाइनीज आर्मी की तरफ से भारत के जवानों के साथ धक्का मुक्की किया जाता है, ये लोग ठीक वैसे ही पानी के अंदर भी करने की कोशिश करते हैं और पानी के अंदर वो भारत के बोट्स में आके अपने बोट्स को लड़ा देते हैं और इससे हमारे पहले जो बोट्स थे उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाइना अभी स्पेशली अपने बोट्स को ऐसे धक्का मुक्की करने के लिए बनाकर वहां पर डिप्लॉय करने लगा है। लेकिन अभी भारत की तरफ से ठीक वैसे ही बोट्स को पांगोंग लेक में भेजा जा रहा है। अब चाइना जैसे लैंड में हमें फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे रहा है, ठीक वैसे ही पानी के अंदर भी वो आगे तक कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमारे सोल्जर जाके उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो अपने बोट्स लाके हमारे बोट्स में लड़ा देते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी को लेके है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा चाइना की तरफ से रेगुलर बेसिस पर इंडियन ओशन रीजन में एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में लगातार अपने रिसर्च वेसल को भेजा जा रहा है। सबसे पहले मार्च या अप्रैल के दौरान ही अंडमान सी के आसपास एक शिप को देखा गया था, जिसके बाद अभी पिछले महीने ही चाइना की तरफ से 3 रिसर्च वेसल को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था और यहाँ तक कि ये श्रीलंकन वाटर में भी देखे गए थे। सबसे पहले चाइना की सियानयांग होंगवॉन क्लास की वेसल को अक्टूबर में इंडियन ओशन रीजन में देखा गया, जिसके बाद ही कोलंबो में मिड अक्टूबर में आके पहुंच गया था। इसके अलावा नवंबर में भी चाइना की सियानयांग होंग 3 क्लास की वेसल को श्रीलंकन वाटर में देखा गया था और ये वेसल अपने साथ अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स को भी कैरी कर रहा था, जिसका नाम सी विंग है।
और इसको चाइनीज वेसल जरूरत के वक्त कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक तरीके की डुअल यूज वेसल है, यानी कि अभी चाइना के मुताबिक वो इनको ओशनोग्राफिक स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में इसे चाइना चाहे तो बहुत कुछ मेजर कर सकता है और स्पेशली इनको वो दुश्मन के अंडर वाटर डिप्लॉयमेंट के बारे में पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चाइना इनको ओशन में किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में डेप्थ जानने के लिए, उस एरिया की सैलिनिटी के बारे में पता लगाने के लिए या फिर टेम्परेचर के बारे में पता लगाने के लिए वहां पे इनका इस्तेमाल कर सकता है और ये सब डिफेंस एप्लीकेशन में भी काफी हद तक जरूरी पड़ सकते हैं। इसलिए अगर उस रीजन में इंडियन नेवी की कोई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को डिप्लॉय किया होगा तो उसका पता चाइना लगा सकता है। इन दो वेसल के अलावा सितंबर के महीने में एक और चाइनीज वेसल श्रीलंकन वाटर में आने वाला था, जो कि श्रीलंकन साइंटिस्ट के साथ मिलकर कुछ रिसर्च वर्क को करने वाले थे, लेकिन आते वक्त ही बीच में ये मलाक्का स्ट्रेट से वापस चला गया था। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक फ्राइडे को भारत और रशिया के बीच एक पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये एक्सरसाइज आज भी कंडक्ट किया गया था और ये अभी लगभग रेगुलर हो चुका है, जहां पर भारत की तरफ से अपने फ्रेंडली कंट्री के साथ ऐसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। और स्पेशली जब से चाइना के साथ भारत का फेसअप चल रहा है तब से इंडियन नेवी काफी एक्टिव हो चुकी है और शायद पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर ही रशिया के साथ भारत 2 से 3 एक्सरसाइज को कंडक्ट कर चुकी है। इस एक्सरसाइज में रशियन नेवी की गाइडेड मिसाइल क्रूजर वारियाक, लार्ज एंटी सबमरीन वॉरफेयर वॉरशिप एडमिरल पेंटेनेव और एक मीडियम क्लास के ऑयल टैंकर पेंचेगा पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहीं पर भारत की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सेवलिक, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस कदमत और हमारे हेलीकॉप्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऐसे जो एक्सरसाइज होते हैं वो कोई प्री प्लान्ड एक्सरसाइज नहीं होते हैं और इसमें कौन कौन सी नेवल ड्रिल कंडक्ट किए जाएंगे इसको लेके पहले से फिक्स नहीं किया जाता है। लेकिन नेवी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की पैसेज एक्सरसाइज के दौरान सरफेस वॉरफेयर, वेपन फायरिंग, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और शिप एंड शिप ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज को ईस्टर्न इंडियन ओशन में कंडक्ट किया गया था और सबसे बड़ी बात यह कि इसको नेवी डे के दौरान शुरू किया गया था। अगला अपडेट भी भारत और रशिया को लेके। रशिया की तरफ से भी सूडान के साथ एक नेवल पैक्ट को साइन किया जा रहा है, जिसमें रशिया अभी सूडान में अपने एक नेवल बेस को सेटअप करने वाला है। ये मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन में रशिया का दूसरा नेवल बेस बनने जा रहा है और अभी किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक ये फिलहाल रेड सी रीजन में रशिया का एक लॉजिस्टिक और रिपेयर बेस बनने जा रहा है। यहाँ पर इनिशियली 300 ट्रूप्स को रशिया डिप्लॉय कर सकता है और यहाँ पर एक बार में 4 शिप्स को रखने की फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल हो सकते हैं। रशिया के फॉर्मर नेवल चीफ का कहना है कि इस रीजन में अभी रशिया की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये बेस काफी कारगर साबित होने वाला है और आगे चल के रशिया के लिए एक फुल फ्लेज बेस भी बन सकता है। अब इसमें भारत को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को इसी साल के अंत तक फाइनल करने की बात की जा रही थी, जिसके साइन होने के बाद भारत रशिया की नेवल बेस को एक्सेस कर सकता है और रशिया भारत की नेवल बेस को एक्सेस कर सकता है। ऐसे पैक्ट अभी भारत लगभग अपने सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ साइन कर चुकी है, ताकि जरूरत के वक्त हम इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर कर सके, क्योंकि अभी चाइना की तरफ से जिबूती में भी अपना एक परमानेंट बेस को बनाकर रखा गया है, जिसको काउंटर करने के लिए भारत अभी सेशेल्स में अपनी एक नेवल बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से अगर रशिया के साथ पार्टनरशिप में भारत सूडान में भी रशियन बेस को एक्सेस करने लगता है तो ये हमारे नेवी की लॉजिस्टिक इशू को सॉल्व करने के साथ साथ गल्फ में इंडियन नेवी की ऑपरेशन रेडीनेस को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट स्वार्म ड्रोन्स को लेके है। आप सब जानते हैं कि भारत अभी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहमियत आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में पता लग चुकी है। ऊपर से चाइना की तरफ से भी पहले से इस सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है और अभी वो टर्की से भी ऐसे सिस्टम को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम वक्त के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते तो हम चाइना के सामने आगे चल के पीछे पड़ने वाले हैं। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ इमेजेस को अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया गया था, जो कि आप सभी को हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक हमको ये बताया जा रहा था कि भारत अभी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट किए गए इमेजेस में आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिखाए गए इमेजेस में एक साथ बहुत सारे हेक्साकॉप्टर टाइप के ड्रोन्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन इनको जानबूझकर ब्लर करके रखा गया है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इनको आगे चल के हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो स्वार्म ड्रोन सिस्टम को दुश्मन की एयर स्पेस में जाके एक फॉल्स आरसीएस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर दुश्मन की रडार को ये लगेगा कि यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट मौजूद होगा, लेकिन असल में वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर वो इसके साथ एंगेज होने की कोशिश करेगा या फिर इस पर मिसाइल फायर करने लगेगा तो इनमें से हो सकता है वो किसी एक ड्रोन को मार के गिरा सकेंगे, लेकिन उसके बाद उनको फिर से सेम टारगेट रडार पर नजर आएगा।
हालांकि इसके बारे में दुश्मन को थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन जब तक उनको इसके बारे में पता लगेगा तब तक हमारे एक्चुअल एयरक्राफ्ट अपना काम करके वहां से निकल चुके होंगे। यानी कि एक तरीके से इनको दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये कि इसे एयर डिफेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर हर एक रडार का एक लिमिट होता है जहां तक वो सर्च कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर हम उससे ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स को भेज देते हैं तो वो कभी भी इन सभी को वहां पे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ऊपर से इनमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से हम दुश्मन की रडार के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में पहले तो दुश्मन की रडार को ये पता लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जो RCS उसको वहां पे नजर आ रहा है वो असल में क्या चीज, क्योंकि आमतौर पर एयरक्राफ्ट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और इनका RCS फिक्स होता है। जबकि अगर एक ड्रोन की झुंड की बात करें तो ये किसी भी फॉर्मेशन में उड़ान भर सकते हैं और ऐसे में रडार को इनका पता लगाने में थोड़ा टाइम जरूर लगने वाला है। साथ ही अगर इनको कैमिकेजी रोल में इस्तेमाल किया जाता है तो एक साथ बहुत सारे स्वार्म ड्रोन को हम भेजकर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को इजीली डाउन कर सकते हैं। और एक बार दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम डाउन हो जाए तो उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर स्पेस में घुस के वहां पे कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी अभी आगे चल के भारत के लिए काफी मायने रखने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।